उनमें से एकमात्र नीतीश कुमार ही हैं, अब तो कहेंगे थे, जो परिवारवाद से दूर थे। ये दाग नीतीश के दामन पर नहीं लगा था, लेकिन निशांत की राजनीति में एंट्री ने नीतीश कुमार के दामन पर दाग लगा दिया, तो पिता को तो नहीं बचा पाए। अब बड़ा यक्ष प्रश्न है कि पार्टी को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। बीमारी जो गंभीर हो जाती है ना, तो आप डॉक्टर के पास जाकर मृत्यु को नहीं टाल पाते हैं, मृत्यु की डेट को टालते हैं। तो इस जहाज का डूबना तय है। वर्तमान के हालात को देखते हुए कह रहा हूं कि निशांत कुमार में वो क्षमता नहीं है जिस क्षमता के बदौलत वो अपनी पार्टी को बचा ले। लेकिन निशांत अकेले बचाने वाले नहीं हैं। निशांत के साथ एक शक्ति है, एक लोगों की टीम है जी, एक जमात है। वो जमात चाहती है कि निशांत के नाम पर हम पार्टी को बचा ले। जैसे ही ये शब्द आ गया पार्टी को बचा ले, तो यकीन मानिए कि पार्टी डूबती हुई दिख रही है लोगों को, तभी तो बचाने की चर्चा हो रही है ना। तो जो नाव डूबता हुआ दिख रहा है, डूबना तो तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजनीति में ही शायद ये हो सकता है कि कभी कभी आपको अपने दुश्मनों के साथ भी रहना पड़ता है, और जो वाजिब दुश्मन होते हैं उनसे ज्यादा खतरा नहीं होता है। जो दोस्त की शक्ल में दुश्मन होते हैं उनसे ज्यादा खतरा होता है, उनसे बड़ी लड़ाई होती है। जनता दल यूनाइटेड के सामने भी इस वक्त यही चुनौती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आ गए हैं, उनकी पॉलिटिकल एंट्री हो गई है, जेडीयू में कल शामिल हो गए हैं। सीएम की कुर्सी तो जेडीयू के पास नहीं बच रही है, लेकिन क्या निशांत जनता दल यूनाइटेड को बचा पाएंगे, पार्टी को बचा पाएंगे? क्योंकि खतरा आरजेडी से नहीं है, खतरा कांग्रेस से नहीं है, खतरा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। हमारे साथ इसको डिकोड करने के लिए, इस पूरे खेल को समझाने के लिए बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र सर हैं। सर, निशांत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती यही है कि पार्टी को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। सीएम की कुर्सी तो नहीं बच रही है, ये तो तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये कुर्सी जा रही है। कहते हैं कि होनहार पूत के पैर पालने में ही दिखते हैं। निशांत की राजनीति में एंट्री पिता को नहीं बचा पाए। इनकी पिता की एक क्रेडिबिलिटी थी। जितने भी सोशलिस्ट बैकग्राउंड के पॉलिटिशियन इस देश में हैं, उनमें से एकमात्र नीतीश कुमार ही हैं, अब तो कहेंगे थे, जो परिवारवाद से दूर थे। ये दाग नीतीश के दामन पर नहीं लगा था, लेकिन निशांत की राजनीति में एंट्री ने नीतीश कुमार के दामन पर दाग लगा दिया, तो पिता को तो नहीं बचा पाए। अब बड़ा यक्ष प्रश्न है कि पार्टी को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। बीमारी जो गंभीर हो जाती है ना, तो आप डॉक्टर के पास जाकर मृत्यु को नहीं टाल पाते हैं, मृत्यु की डेट को टालते हैं। तो इस जहाज का डूबना तय है। वर्तमान के हालात को देखते हुए कह रहा हूं कि निशांत कुमार में वो क्षमता नहीं है जिस क्षमता के बदौलत वो अपनी पार्टी को बचा ले। लेकिन निशांत अकेले बचाने वाले नहीं हैं। निशांत के साथ एक शक्ति है, एक लोगों की टीम है जी, एक जमात है। वो जमात चाहती है कि निशांत के नाम पर हम पार्टी को बचा ले। जैसे ही ये शब्द आ गया पार्टी को बचा ले, तो यकीन मानिए कि पार्टी डूबती हुई दिख रही है लोगों को, तभी तो बचाने की चर्चा हो रही है ना। तो जो नाव डूबता हुआ दिख रहा है, डूबना तो तय है। कितना देर तक, कब तक, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। नहीं, एक सवाल, आपने अपने इंट्रो में कहा कि इनको खतरा प्रत्यक्ष दुश्मन से नहीं, प्रत्यक्ष मित्र से ज्यादा है। मुझे लगता है कि जिसका डूबना तय है उसको खतरा किससे है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको अपना हुनर कैसे बढ़ाएं इस पर ज्यादा चिंता करनी चाहिए। निश्चित तौर पर वर्तमान में देखने से ऐसा लगता है कि इनको खतरा बीजेपी से ज्यादा है, लेकिन ये तात्कालिक तस्वीर है।
ये तात्कालिक तस्वीर ये है कि अगर जो जेडीयू कुछ उलट पुलट करने की कोशिश करेगी तो राजनीतिक पंडितों का आकलन ऐसा है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ देगी। लेकिन मूल खतरा जेडीयू को आरजेडी से ही है, क्योंकि जेडीयू का जो मतदाता वर्ग है वो आरजेडी के आंगन से ही निकलकर नीतीश कुमार के आंगन में आया है, और वो नीतीश कुमार के नाम पर आया था, नीतीश कुमार के अक्ष पर नहीं आया था। नीतीश कुमार के अक्ष के पास 3 साल का समय है कि वो नीतीश कुमार बन जाएं। अगर वो नीतीश कुमार बन गए तो जो ये 16% वोट इनका है वो कमोबेश इनके साथ बना रहेगा। नहीं तो यकीन मानिए इस 16% का 75% मतलब 12% आरजेडी के पास लौट के जाएगा। मात्र 4% ही बचेंगे वोटर, जिसमें बीजेपी और बची हुई जेडीयू आपस में बांट लेगी। इसलिए मूल खतरा इनको बीजेपी की ओर से नहीं है, तात्कालिक खतरा जरूर कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि जदयू अगर जो बीजेपी के हिसाब से सीएम सीट के एडजस्टमेंट में या मंत्रिमंडल के एडजस्टमेंट में फिर से पैतरा बदलने की कोशिश की तो जदयू टूट जाएगी, बीजेपी तोड़ देगी। ये टूट फूट से पार्टियां नहीं बर्बाद होती हैं। कांग्रेस कितनी अनेकों बार टूटी, लेकिन कांग्रेस बनी हुई है अभी भी। नहीं, जनता आरजेडी से कई बार लोग निकले, नीतीश कुमार ही जनता दल से निकले, तो जनता दल का मुख्य धारा बिहार में राजद के नाम से मौजूद है। मूल प्रश्न ये है कि ये जो 16% वोट बैंक नीतीश कुमार ने खड़ा किया है अति पिछड़ा, महादलित और महिलाओं के नाम पर, उस 16% वोट बैंक को निशांत क्या रोक पाएंगे? निशांत में क्या इतनी रणनीतिक कौशल है? क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि संजय झा कहते हैं प्रणाम कीजिए तो प्रणाम कर रहे हैं, संजय झा कहे कि उठ जाइए तो उठ गए, संजय झा कहे बैठ जाइए तो बैठ गए, संजय झा ने कहा कि 2 शब्द का संबोधन दे दीजिए तो 2 शब्द का संबोधन दे दिए। ऐसी स्थिति में संजय झा के डिक्टेशन पर निशांत अगर चलते रहे तो कितना दूर तक और कब तक? मैं वहीं आ रहा था। देखिए, सवाल यह है कि निशांत को जिनकी छांव में पलना बढ़ना है राजनीति में, और वो कौन है बताने की जरूरत नहीं है, जो कल भी और उसके पहले भी आसपास दिख रहे हैं, या जिनको निशांत को राजनीति में लाने का जिम्मेवार माना जा रहा है, या जिनको क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्हीं के कहने पर निशांत राजनीति में आए हैं। नाम ही ले लेते हैं, ललन सिंह, संजय झा, ये सब लोग को माना जा रहा है कि भाई निशांत के ट्रेनर हैं। संजय झा का जिक्र आपने किया, उनको लेकर एक बड़ी नाराजगी पार्टी के अंदर है, उनको लेकर एक बड़ा विस्फोट पार्टी के अंदर है। तो सवाल यह है कि नवरत्नों का राज चलेगा निशांत के बहाने जनता दल यूनाइटेड में? नवरत्नों का ही राज चलेगा जी। अब उन नवरत्नों से निशांत कितना सीख पाते हैं ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा है वो नवरत्नों का ही राज चलेगा। और जो लोग इन नवरत्नों को गाली दे रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अकेला चना बांध नहीं फोड़ता। नीतीश कुमार में ताकत नहीं थी इतनी बड़ी संगठन को खड़ा कर देने की। इतनी बड़ी संगठन को खड़ा करने में राजीव रंजन सिंह, विजेंद्र यादव, प्रभुनाथ सिंह, इन तमाम लोगों की भूमिका रही है। आज जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं, कालिख पोत रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने में बीजेपी की भी बड़ी भूमिका रही है। इसलिए नीतीश कुमार का जब अवसान हो रहा है तो सब अपना अपना हिस्सा नीतीश कुमार में से खींचेंगे। अब निशांत में ये कलाबाजी है कि नहीं है, ये हुनर है कि नहीं है कि वो खींचने वाला हिस्सा को रोक के अपने साथ बनाए रखें और दूसरा नीतीश कुमार बन जाए। इतिहास में ऐसा उदाहरण है, बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक की लॉन्चिंग हुई थी, यही उम्र था नवीन पटनायक का, 51 साल। नवीन पटनायक उड़िया बोलना तक नहीं जानते थे, लेकिन 24 साल का शासन रहा। आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल ये है कि अशोक चौधरी, मनीष वर्मा, ये उस पूरे फ्रेम से गायब दिखे हैं जो पिछले 2-4 दिनों में दिखा है, पूरे पॉलिटिकल फ्रेम से गायब दिखे हैं। कल भी जनता दल यूनाइटेड में जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, निशांत की लॉन्चिंग हुई, उस फ्रेम से भी अशोक चौधरी और मनीष वर्मा दिखाई नहीं दिए, जो मैंने देखा है। आप इसको करेक्ट करेंगे? अगर वाकई ऐसा है तो इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, मनीष वर्मा की कोई राजनीतिक बहुत बड़ी पहचान है नहीं और उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक है नहीं और बहुत ज्यादा फ्रंट पर वो दिखते भी नहीं थे, इसलिए मनीष वर्मा को लेकर बहुत ज्यादा चिंता और चर्चा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अशोक चौधरी का नहीं दिखना एक चिंता और चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को लेकर अशोक चौधरी इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में भी आएंगे तो बेहतर खेल के जाएंगे, बशर्ते कि पिच उनके
फेवर का मिल जाए। और जिन नवरत्नों की आप चर्चा कर रहे थे, उन नवरत्नों में अशोक चौधरी भी एक रत्न है, भले वो दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो। तो उनके बिना निशांत का कोरस पूरा नहीं होगा। निशांत को अगर राजनीतिक राग आलापना है, सत्ता का राग आलापना है, पॉलिटिक्स का राग आलापना है, वो सुर साधने हैं, जिस सुर के आश्रय नीतीश कुमार के वोटर निशांत कुमार में नीतीश कुमार को देखने लगे हैं, तो उस सुर को साधने में, कोरस की भूमिका में अशोक चौधरी निश्चित होंगे। अशोक चौधरी का न होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि जो प्रमुख चेहरे देख रहे हैं, अशोक चौधरी उन्हीं कोटरी के हिस्सा हैं। चलिए, तो हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।